आज मैं एक्सप्लेन करूंगी 2023 में रिलीज हुई एक तुर्की सीरीज जिसका नाम है द टेलर। कहानी की शुरुआत में हम पियामी को देखते हैं जो बैक स्टेज पर अपनी मॉडल्स के साथ फैशन शो की तैयारी कर रहा है। पियामी एक हैंडसम और फेमस फैशन डिजाइनर है। तभी उसे पता चला कि उसकी शो स्टॉपर वहां मौजूद नहीं है। पियामी का बेस्ट फ्रेंड दिमित्री शो स्टॉपर के साथ सन्नाटे में इंटीमेट हो रहा था। दिमित्री की इन हरकतों से पियामी काफी परेशान हो चुका है। मॉडल की ड्रेस भी फट चुकी थी, लेकिन पियामी ने उस ड्रेस को एक नया लुक दे दिया। शो काफी सक्सेसफुल रहता है। बाद में सब पार्टी करते हैं। कुछ देर बाद पियामी की पर्सनल असिस्टेंट सूजी से पियामी को पता चला कि उसके दादाजी की डेथ हो गई है। इस वजह से उसे अपने होम टाउन लौटना पड़ता है, जहां वो अपने मेंटली अनस्टेबल पिता मुस्तफा से मिलता है, जो एक स्पेयर क्रो को पकड़कर रो रहा था। मुस्तफा का बेटा होना पियामी के लिए कभी भी आसान नहीं रहा। बचपन में उसके पिता की वजह से पियामी को दूसरे बच्चे काफी बुली किया करते थे। इसलिए पियामी ने अपने दादाजी से उसे उसके पिता मुस्तफा से कहीं दूर भेजने के लिए कहा और वो इस्तांबुल आ गया। उसने सभी से यही बताया है कि उसके पिता मर चुके हैं। उसकी दादी को ये नहीं पता कि अपने बेटे मुस्तफा को वो अब कैसे संभालेंगी, इसलिए वो अपने पोते पियामी के साथ इस्तांबुल जाने का फैसला करती हैं। वापस आकर पियामी अपने दोस्त दिमित्री और उसकी मंगेतर एस्वत के लिए शादी की पोशाक डिजाइन कर रहा है। दिमित्री अपने होने वाली पत्नी एस्वत के साथ काफी बुरा बर्ताव करता है, उसे टॉर्चर करता है, धमकाता रहता है। एस्वत दिमित्री से शादी नहीं करना चाहती। शादी होने में फिलहाल 2 हफ्ते बचे हैं। दिमित्री की पारिवारिक परंपरा है कि दुल्हन को उसकी शादी की पोशाक में कोई भी मर्द नहीं देख सकता। इसीलिए फिटिंग के दौरान पियामी को अपनी आंखों पर पट्टी बांधनी पड़ती है। वो और सूजी एस्वत का चेहरा नहीं देख पाते। पियामी अपने हाथों के स्पर्श से एस्वत का नाप लेता है। ड्रेस थोड़ी लूज थी, इसलिए पियामी एस्वत से उसकी ड्रेस उतारने को कहता है, लेकिन एस्वत बिना कुछ कहे चली गई। तभी सूजी को एक हायरिंग कंपनी से फोन आया। असल में पियामी के पिता मुस्तफा के लिए एक केयरटेकर की जरूरत है और ये कॉल इसी रिगार्डिंग था। अब अगले सीन में हम पियामी को देखते हैं। पियामी को अपने दादा के सामान में अपनी माँ के बारे में एक खत मिला और उनकी शादी की एक तस्वीर भी, जिसमें उस्मान नाम का एक आदमी भी मौजूद था, लेकिन उसकी माँ की तस्वीर पर स्क्रैचेस थे। इस वजह से उनका चेहरा साफ नहीं दिख पा रहा था। पियामी का अब एकमात्र लक्ष्य अपनी माँ के राज को ढूंढना है। तभी उसे बताया जाता है कि एक लड़की आई है केयरटेकर की जॉब के लिए, जिसके बाद हम एस्वत को देखते हैं जो भागकर यहाँ आ गई थी। उसने उस दिन सूजी और पियामी की बातें सुन ली थी कि उन्हें एक केयरटेकर की जरूरत है। पियामी ने एस्वत का चेहरा कभी नहीं देखा था, इसलिए मुस्तफा की देखभाल करने के लिए वो उसे अपॉइंट कर देता है। वो नहीं जानता कि एस्वत दिमित्री की मंगेतर है। अपॉइंटमेंट लेटर पर एस्वत अपना नाम फिरोज लिखती है। पास्ट में हम देखते हैं कि एस्वत को उसके माता पिता ने ग्रीक अनाथालय से तब गोद लिया था जब वो केवल 5 साल की थी। बाद में उसे मुस्तफा के पास ले जाया जाता है। मुस्तफा को एस्वत देखते ही पसंद आ जाती है और पियामी एस्वत को जॉब पर रख लेता है। दिमित्री जैसे सनकी के साथ रहने से अच्छा उसे एक भोले पागल की केयरटेकर बनना ज्यादा सेफ लगा। उधर दिमित्री एस्वत के भाग जाने की वजह से पगला गया था और एस्वत के पेरेंट्स को परेशान कर रहा है। दिमित्री की अपने माँ बाप से भी बिल्कुल नहीं बनती, क्योंकि बचपन से ही उसके साथ बेटे के बजाय बाहरी इंसान जैसा व्यवहार किया जाता रहा है। दूसरी तरफ पियामी की दादी एस्वत से कहती है कि उसे मुस्तफा से शादी करनी होगी, क्योंकि मुस्तफा के पास एक बच्चे का दिमाग है, लेकिन फिर भी वो एक मर्द है और उसका फायदा उठा सकता है। ये बात एस्वत पियामी से बताती है और कहती है कि वो शादी नहीं करना चाहती। पियामी कहता है कि उसकी दादी पुराने जमाने की है और एस्वत को ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बाद में पियामी एस्वत से एक ड्रेस ट्राई करने के लिए कहता है ताकि फिटिंग के लिए उसके पास एक लाइव मॉडल हो, लेकिन तभी एस्वत अपनी शादी की ड्रेस देखती है और परेशान हो जाती है। अगले सीन में दिमित्री और उसकी फैमिली पियामी के यहाँ डिनर पर आते हैं। पियामी की दादी पूछती है कि उनकी होने वाली बहू कहाँ है। दिमित्री के पेरेंट्स झूठ बोलते हैं कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो नहीं आ पाई, लेकिन दिमित्री उन्हें सब कुछ सच सच बता देता है कि उसकी होने वाली दुल्हन भाग गई है। एस्वत छिपकर उनकी बातें सुन रही थी। पियामी टॉपिक चेंज करने के लिए दिमित्री को गार्डन में चलने के लिए कहता है। इस बीच मुस्तफा अपने कमरे से बाहर आ गया और जब पियामी और दिमित्री गार्डन में थे, वहाँ मुस्तफा आ गया
उसे देख दिमित्री पूछता है कि वो कौन है। पियामी कोई जवाब नहीं देता। तभी घर के नौकर वहां आ जाते हैं और मुस्तफा को अपने साथ ले गए। यहाँ पर पियामी काफी अनकंफर्टेबल हो गया क्योंकि कोई नहीं जानता कि वो पागल इंसान असल में पियामी का फादर है। लेकिन दिमित्री को मुस्तफा काफी पसंद आया, लेकिन इस लापरवाही की वजह से पियामी ऐश्वर्त को नौकरी से निकाल देता है। ऐश्वर्त को नहीं पता अब वो कहाँ जाएगी, इसलिए अपने पापा को फोन करके मिलने के लिए बुलाती है। उनकी बातें दिमित्री सुन लेता है और जब ऐश्वर्त के पापा ऐश्वर्त से मिलने जा रहे थे, दिमित्री उन्हें फॉलो करता है और ऐश्वर्त तक पहुंच गया। उसे देख ऐश्वर्त भागने लगती है। इस भागम भाग में ऐश्वर्त दिमित्री के हाथों निकल गई। ऐश्वर्त वापस पियामी के घर आ गई। वो समझ चुकी थी कि इस घर के बाहर वो सेफ नहीं है। ऐश्वर्त दादी से कहती है कि वो मुस्तफा से शादी करने के लिए तैयार है, जैसा कि एग्रीमेंट में लिखा था। इस तरह ऐश्वर्त और मुस्तफा की शादी हो जाती है। दादी ने उसे फिर से नौकरी पर रख लिया। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि ऐश्वर्त लिया और एरी मतलब दिमित्री के माता पिता की बेटी थी, जिसे उन्होंने अनाथालय में दे दिया था। लेकिन फिर वो ऐश्वर्त की शादी दिमित्री से क्यों करवाना चाहते हैं? रिश्ते में तो वो दिमित्री की बहन हुई, या दिमित्री उनका सगा बेटा ही नहीं है? फिलहाल अभी इसका खुलासा नहीं होगा। अगले दिन मुस्तफा पियामी की वर्कशॉप पर आ गया। उसे ऐश्वर्त की वही वेडिंग ड्रेस दिखती है। उसे ढूंढते हुए ऐश्वर्त भी वहां आ गई। मुस्तफा ऐश्वर्त से वो वेडिंग ड्रेस पहनने की जिद करता है। ऐश्वर्त को मजबूरी में वो ड्रेस पहननी पड़ी। तभी वहां पियामी आ जाता है और जैसे ही उसने ऐश्वर्त को उस ड्रेस में छुआ, वो समझ गया कि वो फिरोज नहीं बल्कि दिमित्री की मंगेतर ऐश्वर्त है। ऐश्वर्त उसे समझाती है कि वो दिमित्री से शादी नहीं करना चाहती। पियामी जानता है कि दिमित्री कितना सनकी इंसान है, लेकिन फिर भी वो ऐश्वर्त को यहाँ नहीं रख सकता। उसी समय सूजी और दिमित्री भी उनके घर पर आ गए। सूजी पियामी को बताना चाहती है कि फिरोज एक धोखेबाज है, क्योंकि उसे पता चला है कि एजेंसी ने उसे यहाँ नहीं भेजा है। पियामी उससे कहते हैं कि वो इस बारे में बाद में बात करेंगे। तभी दिमित्री को वर्कशॉप की सीढ़ियों पर ऐश्वर्त का ब्रेसलेट मिलता है। पियामी ने उसे बताया कि शायद ये ऐश्वर्त की वेडिंग ड्रेस पर अटका हुआ था और जब वो सीढ़ियां चढ़ रहा था तो ये गिर गया होगा। दिमित्री उस ब्रेसलेट को अपने पास रख लेता है और उनके जाने के बाद ऐश्वर्त को पता चला कि उसका ब्रेसलेट खो गया है और उसे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वो ब्रेसलेट उसकी माँ ने उसे दिया था। लेकिन मुस्तफा उसे बेहतर महसूस कराने के लिए उसके हाथ पर लाल धागा बांध देता है। बाद में पियामी ऐश्वर्त से कहता है कि वो उसे लंदन भेज रहा है ताकि दिमित्री से उसे कोई खतरा ना हो। वो सारे इंतजाम कर देगा। वो जानता है कि अगर ऐश्वर्त दिमित्री को मिल गई तो उसका क्या हाल करेगा। बाद में हम पियामी को उसके दादाजी का वाद्य यंत्र एक छोटे से ग्रुप के साथ बजाते हुए देखते हैं। उस ग्रुप में उस्मान भी शामिल है, जो उसे उसकी माँ से मिलाने में मदद कर सकता है। बाद में ऐश्वर्त सोते हुए मुस्तफा के कानों में ये कहती है कि उसे यहाँ से जाने का अफसोस रहेगा, क्योंकि वो पियामी से प्यार करने लगी है। उधर दिमित्री अपने पेरेंट्स के कमरे में एक रिकॉर्डिंग डिवाइस रखता है और उनकी बातचीत सुनता है। उसके पिता से उसे पता चला कि उनकी आधी संपत्ति का मालिक ऐश्वर्त है। हो सकता है कि ऐश्वर्त की शादी वो सिर्फ इसलिए दिमित्री से करवा रहे हो ताकि वो उसकी प्रॉपर्टी को हड़प सके। अब ऐश्वर्त को ढूंढना दिमित्री के लिए और भी ज्यादा जरूरी हो गया था। अब तक जो कुछ भी उसके साथ घटा था उसका निचोड़ निकाल कर वो इस नतीजे पर पहुंचा कि ऐश्वर्त शायद पियामी के घर पर ही है। वो आधी रात को उसके घर पर आता है, लेकिन घर पर पियामी और ऐश्वर्त दोनों ही नहीं थे। दिमित्री दादी से कहते कि अगर कल तक पियामी ऐश्वर्त को लेकर उसके पास नहीं आया तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। दूसरी तरफ पियामी ऐश्वर्त को बताता है कि वो अपनी माँ किराज को खोजने के लिए अपनी पहचान छिपा रहा है। उसके पास एकमात्र कनेक्शन उसके दादा के पास मौजूद फोटो है, जिसमें उसके बैंड का आदमी उस्मान शामिल था। इसीलिए पियामी ने उसके करीब जाने और अपनी माँ के बारे में पता लगाने का फैसला किया। लेकिन वो ये नहीं जानता कि उसकी माँ और उस्मान दोनों को पता है कि वो कौन है और क्या कर रहा है। लेकिन किराज अपने बेटे पियामी के सामने नहीं आना चाहती, जिसका कारण अभी हमें नहीं पता। पियामी जब वापस आया, उसकी दादी उसे बताती है कि दिमित्री अपने मंगेतर ऐश्वर्त को ढूंढता हुआ यहाँ आया था। अगले दिन पियामी दिमित्री से मिलने जाता है। उससे मिलने से पहले वो ऐश्वर्त से बताता है कि वो उससे प्यार करता है। एक चुंबन के बाद वो दिमित्री के पास आया। दोनों के बीच काफी गर्मा गर्मी होती है।
अंत में दिमित्री एक बंदूक निकालता है और पियामी पर निशाना साधता है। दूसरी तरफ ऐश्वर्य बंदूक लेकर वहां आ जाती है। पियामी उन दोनों को शांत कराने की कोशिश करता है और दिमित्री से कहता है कि वो दोनों ऐश्वर्य को नहीं समझ सकते, वो बस उसे यहाँ से दूर भेजना चाहता है। लेकिन दिमित्री शांत नहीं होता। ऐश्वर्य दिमित्री पर ट्रिगर खींचती है। दिमित्री पूछता है कि क्या वो पियामी से प्यार करती है। ऐश्वर्य हाँ के जवाब के साथ ही दिमित्री को शूट करने के लिए ट्रिगर खींच देती है, लेकिन पियामी बीच में आ जाता है और गोली उसे लग जाती है और पियामी की आंखें बंद होने के साथ ही ये सीजन समाप्त होता है। पियामी को गोली लगते देख दिमित्री पूरी तरह बदल गया और उसे एहसास होता है कि ये सब हरकतें बचकानी थी। वो नहीं चाहता कि उसका सबसे अच्छा दोस्त मर जाए। दोनों पियामी के पास आकर रोने लगते हैं और मदद के लिए पुकारते हैं। द टेलर का सीजन 2 पहले सीजन की तरह इस बार भी पियामी से ही शुरू होता है, लेकिन इस बार वो किसी फैशन शो की तैयारी नहीं कर रहा, बल्कि एक बार में अकेला बैठा हुआ है, वो भी नशे में चूर। तभी वहाँ सैमरी नाम की एक लड़की आती है जो कि काफी कूल किस्म की लड़की दिख रही थी। उसे लगा कि पियामी सदमे में है, इसीलिए उसे हल्का फील कराने के लिए उसे नशे की गोली देती है, जिस वजह से पियामी मस्त हो गया और सैमरी के साथ डांस करने लगा। लेकिन तभी पियामी को ऐश्वर्य की याद आ जाती है और वो सैमरी को सॉरी कहकर रेस्टरूम से बाहर आ जाता है। लेकिन जाने से पहले उसने सैमरी से उसका नंबर लिया और उसे कल सुबह व्हाइट कलर की ड्रेस पहनकर आने के लिए कहा। अगले दिन वो दोनों फिर से मिलते हैं, लेकिन सैमरी व्हाइट नहीं ब्लू कलर की एक पारदर्शी ड्रेस पहनकर आई थी। उसे व्हाइट कलर पसंद नहीं। वो दोनों दिमित्री की शादी में शामिल होते हैं। दिमित्री की मां लिया पियामी की दादी की मौत पर दुख जताती है। हमें पता चला कि पियामी की दादी का इंतकाल हो गया है। तभी पियामी को ऐश्वर्य की वेडिंग ड्रेस ठीक करने के लिए बुलाया जाता है और वहाँ पर दिमित्री भी मौजूद था। पियामी को जलाने के लिए दिमित्री जानबूझकर ऐश्वर्य से चिपकने लगा। वहीं ऐश्वर्य ने पियामी के साथ समय बिताने के लिए जानबूझकर अपनी पोशाक फाड़ी थी। वो जानना चाहती है कि गोली लगने के बाद उसका जख्म कैसा है, लेकिन पियामी उसे अपने काम से काम रखने के लिए कहता है। तभी दिमित्री वहाँ सैमरी के साथ आ गया। ये पता चलने पर कि सैमरी पियामी के साथ आई है, ऐश्वर्य को जलन होने लगती है। ऐश्वर्य की दिमित्री से शादी होते हुए देखना पियामी के लिए काफी मुश्किल था, इसीलिए वो रस्म के समय सैमरी के साथ वहाँ से गायब हो गया। वो दोनों कमरे में जाकर इंटीमेट होते हैं, लेकिन उस वक्त भी पियामी बस ऐश्वर्य को इमेजिन कर रहा था। पियामी और सैमरी नशे में धुत थे, इसलिए दिमित्री के पिता चाहते हैं कि पियामी और सैमरी शादी के फंक्शन से चले जाएं। लेकिन दिमित्री पियामी से कहती है कि वो उसके घर जाकर पार्टी करेंगे और वो ऐश्वर्य को लेकर पियामी के घर आ गए। कुछ देर पार्टी करने के बाद ऐश्वर्य दिमित्री से घर चलने के लिए कहती है, लेकिन दिमित्री कहता है कि आज वो पियामी के घर पर ही रुकेंगे। दिमित्री और ऐश्वर्य को गेस्ट रूम में ठहराया जाता है। रूम के अंदर आते ही दिमित्री के अंदर का हफ्सी जाग गया, लेकिन दिमित्री कहता है कि आज वो कुछ नहीं करेंगे, वो काफी थका हुआ है और फिर वो सो जाता है। सुबह होते ही ऐश्वर्य मुस्तफा के पास आती है। उसे देख मुस्तफा काफी खुश हो गया। ऐश्वर्य के जाने के बाद से उसने खाना पीना छोड़ दिया था। ऐश्वर्य उसे खाना खिलाती है। उधर पियामी ने सैमरी के साथ रात बिताई थी। बाद में वो मुस्तफा के कमरे में ऐश्वर्य को देखता है। वहीं दिमित्री की जब आँख खुली, ऐश्वर्य उसे बेड पर नहीं मिलती, उसे ढूंढने लगता है। नाश्ते की टेबल पर जब सब लोग बैठे हुए थे, थोड़ी देर बाद ऐश्वर्य भी वहाँ आ जाती है और बताती है कि वो वॉक के लिए गई थी। दिमित्री पियामी के सामने ऐसा शो करता है जैसे कल रात उसने ऐश्वर्य के साथ सुहाग रात मनाई हो। ये सब वो पियामी को जलाने के लिए कर रहा था। फिर वो दोनों अपने घर चले गए। दिमित्री को शक है कि कल रात कहीं ऐश्वर्य पियामी के साथ तो नहीं थी। ऐश्वर्य उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है कि तुम तो कल दारू पीकर सो गए। दूसरी ओर दिमित्री को अपने पिता अरी से पियामी की जगह लेने का दबाव डाला जा रहा है, क्योंकि पियामी अपने काम पर ध्यान नहीं दे रहा था। वहीं ऐश्वर्य फिर से मुस्तफा से मिलने आती है। थोड़ी देर बाद पियामी भी वहाँ आ गया। मुस्तफा स्विमिंग पूल के पास था और पियामी ऐश्वर्य को उससे मिलने नहीं देता। दोनों के बीच टकराव होने लगा। इस बीच मुस्तफा स्विमिंग पूल में गिर जाता है। उसी वक्त दिमित्री भी वहाँ आ गया और ऐश्वर्य को वहाँ देख लेता है। उसे थोड़ा शक हुआ कि शायद वो पियामी से मिलने आई है। उसे ढूंढने लगता है। वहीं ऐश्वर्य पियामी पर चिल्ला रही है और कहती है कि पियामी उसके लिए अपनी फीलिंग्स छुपा रहा है, लेकिन पियामी कहता है कि वो ऐश्वर्य से प्यार नहीं करता। दिमित्री जो वही था वो मुस्तफा
को स्विमिंग पूल से बाहर निकालता है। सब बाहर आ जाते हैं। मुस्तफा की सांसें नहीं चल रही थी। पियामी घबरा जाता है और इस घबराहट में उसके मुंह से मुस्तफा के लिए पापा शब्द निकल गया। ये सुन दिमित्री शॉक्ड हो गया कि मुस्तफा असल में पियामी के पिता हैं। दिमित्री उसे माउथ टू माउथ ऑक्सीजन देता है और मुस्तफा थोड़ी देर बाद होश में आ गया। बाद में दिमित्री पियामी से कहता है कि वो कितना भाग्यशाली है कि उसे मुस्तफा जैसा पिता मिला, क्योंकि पिता क्या होता है उसे आज तक नहीं पता। दिमित्री के पिता ने कभी उसे पिता वाला प्यार दिया ही नहीं। बाद में पियामी से अपने काम पर फोकस करने के लिए भी कहता है। वो जान चुका था कि ऐसवत मुस्तफा के लिए यहाँ आई है। मुस्तफा को जिस तरह वो ट्रीट कर रही थी, वो सबसे कहता है कि ऐसवत एक अच्छी माँ बनेगी और अब उन्हें एक बच्चा पैदा करने की कोशिश करनी चाहिए। फिर वो वापस चले जाते हैं। पियामी सैमरे से वही रेड ड्रेस ट्राई करने के लिए कहता है जो ऐसवत ने की थी। सैमरे जैसे ही उस ड्रेस को पहनती है, पियामी को ऐसवत की याद आने लगी। वो गुस्से में उस ड्रेस को कैंची से काट देता है और सैमरे के साथ इंटीमेट होता है। वहीं दिमित्री भी ऐसवत के साथ बच्चा पैदा करने के लिए तैयार है, लेकिन ऐसवत स्लीपिंग पिल्स खाकर अपनी टांगे खोलकर लेट गई। उसकी इस हरकत से दिमित्री को गुस्सा आ जाता है और फिर वो सूजी के पास आया और दोनों इंटीमेट होते हैं। अगले सीन में दिमित्री के पिता एक बार फिर दिमित्री से पियामी को रिप्लेस करने की बात करते हैं और उसे ये कहकर भड़काने लगते हैं कि ऐसवत और पियामी का अफेयर चल रहा था। उधर पियामी काम पर ध्यान देने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन वो अंदर से टूट चुका है। तभी हम वहाँ किराज को देखते हैं जो पियामी के ऑफिस में काम करने आई थी। उसे आज ही साफ सफाई के लिए रखा गया है। पियामी ने कभी अपनी माँ को नहीं देखा था, इसीलिए वो उसे पहचान नहीं पाता और किराज भी उसे अपना नाम कुमरू बताती है। काम के पहले दिन किराज की मुलाकात मुस्तफा से होती है, जो अपनी पत्नी किराज को पहचान जाता है। लेकिन पियामी को लगता है कि मुस्तफा को गलतफहमी हुई है। वो कुमरू से माफी मांगता है और मुस्तफा को जंजीर से बांध देता है, क्योंकि उसे काबू करना पियामी के बस की बात नहीं थी। इस बीच दिमित्री अपने पिता को कंपनी की बागडोर सौंपने के लिए ब्लैकमेल कर रहा था, क्योंकि उसे पता है कि एरी और लिया यानी उसके पेरेंट्स ने ऐसवत की संपत्ति कैसे हासिल की। असल में उन्होंने ऐसवत के पेरेंट्स यानी अपने बिजनेस पार्टनर को धोखा दिया था और ऐसवत को अनाथालय भेज दिया था, जो असल में उनकी प्रॉपर्टी की असली मालकिन है। दूसरी ओर सैमरे पियामी को उसके दुखद अतीत को पीछा छोड़ने और जीवन में आगे बढ़ने में मदद करती है। अगले सीन में जब ऐसवत और दिमित्री डिनर के दौरान पियामी के साथ थे, दिमित्री कुछ देर के लिए वॉशरूम चला गया। ऐसवत नशे में पियामी को चूमने लगती है और जब दिमित्री वापस आया, उसने ऐसवत को पियामी को चूमते हुए देख लिया। उसी पर दिमित्री फैसला करते कि पियामी को उसकी कंपनी छोड़नी होगी और अगले दिन वो उसके शेयर खरीदने की बात करता है। एक ऐसा प्रस्ताव जिसे सुनकर पियामी को हंसी आ गई। वहीं मुस्तफा ऐसवत को बताता है कि उसने किराज को देखा है। अब सच का पता लगाने के लिए कि कुमरू वास्तव में किराज है, ऐसवत किराज का पीछा करती है। वहीं पियामी को एक कपड़े का टुकड़ा जो उसके दादा का था वो मिला, जो उसे उसी उत्साह के साथ फिर से अपने जुनून का पीछा करने के लिए प्रेरित करता है और वो उन्हीं गलियों में पहुंच गया जहां वो अपने दादा के साथ जाया करता था, एक दर्जी की दुकान जहां से वो कुछ कपड़े खरीदता है। फिर वो एक फैशन शो करने का अनाउंसमेंट करता है जो मुस्तफा के जन्मदिन यानी ठीक 8 दिन बाद होगा। पियामी को अब अपने पिता से शर्मिंदगी महसूस नहीं होती। उसे समझ आ गया था कि उसका अपने पिता के लिए बर्ताव गलत था। इस बीच दिमित्री और उसके पिता के बीच कलेश जारी है। उसके पिता पियामी और ऐसवत के रिश्ते के बारे में अनाप शनाप बोलते रहते हैं। ये पता चला कि दिमित्री जब एक बच्चा था वो अपने पिता से पीड़ित था। गलती करने पर उसके पिता उसे उसी ट्रंक में बंद कर दिया करते थे, जिसका उपयोग बाद में दिमित्री ने ऐसवत को टॉर्चर करने के लिए किया। दिमित्री पियामी से मिलने जाता है और उसे फैशन शो करने से मना करता है। पियामी और दिमित्री के बीच लड़ाई होने लगी। पियामी उसे असली कारण बताने के लिए कहता है कि वो पियामी को कंपनी से क्यों निकालना चाहता है। दिमित्री बताता है कि उसे ऐसवत और उसके रिश्ते पर शक है। पियामी दिमित्री से वादा करता है कि वो अपने दोस्त को कभी धोखा नहीं देगा, यहाँ तक कि किसी लड़की के लिए भी नहीं। बाद में ऐसवत पियामी से मिलने आती है और एक अंगूठी दिखाकर कहती है कि कुमरू वास्तव में पियामी की माँ किराज है, यानी कि मुस्तफा की पत्नी। लेकिन किराज अपनी बेटी से नहीं मिलना चाहती। उस्मान किराज को समझाता है और पियामी से मिलाने ले जाता है। जब पियामी अपनी माँ के सामने आया तो उसे अपने सबसे बड़े डर का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, क्योंकि उसे ये लग रहा था कि किराज उसे और मुस्तफा को अकेले छोड़कर चली गई थी। किराज पियामी को बताती है कि ये उसकी दादी की मृत्यु थी जिसने उसे अपने बेटे के जीवन में वापस लौटने में मदद की,
क्योंकि उसकी दादी ही थी जिसने किराज को पियामी और मुस्तफा का साथ छोड़ने के लिए मजबूर किया था। उसके दादा दादी उसे खरीद कर लाए थे और मुस्तफा से शादी करवा दी थी, लेकिन जब उसे बच्चा नहीं दे पाई उन्होंने उसे घर से निकाल दिया। लेकिन मुस्तफा और उसे एक दूसरे से प्यार हो गया था। बाद में उसे पता चला कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन उसके दादा दादी को अगर ये पता चलता तो उससे ये बच्चा छीन लेते, क्योंकि उन्हें बस बच्चे से मतलब था। किसी तरह उन्हें पता चल भी गया कि किराज ने बेटे को जन्म दिया है और फिर उन्होंने उसके पियामी को उससे छीन लिया। वहीं ऐश्वर्य दिमित्री को उस ट्रंक से बाहर निकाल कर अपने रिश्ते की नई शुरुआत करती है। दिमित्री उससे पूछता है कि अगर उसके पास ये सारी प्रॉपर्टी होती तो वो क्या करती। ऐश्वर्य कहती है कि वो दिमित्री की तरह खत्म नहीं होना चाहती। जिसके बाद दिमित्री ने अपने पेरेंट्स के सामने ही उस ट्रंक को तोड़कर उसे आग लगा दिया। वो अब अपने पिता के हाथ की कठपुतली ही नहीं है। वहीं पियामी भी अपने ट्रेडिशनल आउटफिट के साथ फैशन शो के लिए तैयार है। फैशन शो के दौरान दिमित्री पियामी से हाथ मिलाता है। दोनों के बीच टेंशन थोड़ी कम हो गई थी। फैशन शो शुरू हुआ। सैमरी मुस्तफा को स्टेज पर लेकर आती है। पियामी अपने पिता मुस्तफा को सबके सामने पेश करता है और उन्हें उनके जन्मदिन का तोहफा यानी उसकी पत्नी किराज सौंपता है। सब लोग काफी इमोशनल हो जाते हैं और उनके मिलन के साथ ही इस सीजन का यहीं पर अंत हो जाता है। उम्मीद करती हूँ आपको द टेलर का ये सीजन काफी पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।